जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इससे पहले भी हम आए, 23 जुलाई 2021 को हम आए अपनी वेतन वृद्धि के लिए, और प्रधानमंत्री ने एक हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी से बात की थी और बात करके ये कहा कि आप तो देवदूत हैं। ये कहना था कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको रखा जाए, और हम लोग सिर्फ धरना पे थे, और जो शोषण है हम लोगों के ऊपर उसको बंद किया जाए, वेतन वृद्धि की जाए। यही कुछ प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग जुलाई 2021 को प्रदेश व्यापी आंदोलन और धरना हम लोग किए। उसके बाद 16 दिन का इको गार्डन में भी धरना चला, और सरकार के द्वारा और कंपनी के द्वारा, श्रम मंत्री के द्वारा भी ये आश्वस्त किया गया कि आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग अपने धरने को समाप्त कीजिए। लेकिन आज कोई भी बड़ी प्रतिष्ठित मीडिया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, और जो इन्हें छोटी मीडिया बताते हैं आप जैसे लोगों को, मैं आपको सबसे बड़ा और मजबूत स्तंभ करे बता रहा हूँ। आप भी वो सच्चे पत्रकार हैं जो एक लाइन में सबसे पिछले खड़े मजबूर गरीब परेशानी की व्यक्ति की आप आवाज उठा के वहां तक पहुंचाते हैं। आप नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही वक्त बचा है और अब सभी पार्टियां वोट बटोरने के काम में लग गई हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो दावा करती है कि कोरोना काल के समय में उन्होंने उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से डील किया और समस्याओं का समाधान दिया। लेकिन कोरोना काल के समय में जो अस्पताल कर्मचारी थे या जो एम्बुलेंस कर्मचारी थे, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके 24 घंटे सबकी सेवा की। लेकिन आज मौजूदा जो समय है उसमें ये उनके लिए मजबूरी आ गई है कि उनको आज धरना देना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं वो धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। तो क्या ऐसी मांगे हैं, इनकी क्या मजबूरी है, क्या मुद्दे हैं, इनसे ही जानेंगे और बात करेंगे कि ऐसी क्या इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से इनको आज धरना देना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम पवन कुमार शुक्ला है। मैं लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष जीवनदायिनी 108 एम्बुलेंस से हूँ। तो क्या आपकी मांगे हैं, किस वजह से आपको धरना देने पे मजबूर हो गए हैं? हम लोगों को मांगे हैं 23 सितंबर सन 2019 को हमारे एक समझौता हुआ था श्रम विभाग में बीके राय के द्वारा, जीविका कंपनी के साथ बैठकर हुआ था। HR और CO सर, प्रेसिडेंट रेड्डी भी, प्रेसिडेंट अधिकारियों के जीविका कंपनी के अधिकारी बैठे थे। जो हमारा 23 सितंबर समझौता था उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने हड़ताल दिया, और LS का कुछ मुद्दा था, उन लोगों के लिए आए थे। लेकिन हमारा कोई समझौता नहीं हुआ, शासन प्रशासन ने कोई समझौता नहीं सुना। कोरोना काल में हमारे 9 से 10 लड़के एक्सपायर हो गए थे। साथ में जो स्टाफ थे कर्मचारी, उनको 50 लाख गवर्नमेंट से बीमा देना था, कोई बीमा राशि उनको नहीं मिली। उनके परिवार में आज उनको बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, कोई शासन प्रशासन से कोई विधायक सांसद उनके घर नहीं देखने गया है। तो जब आप लोग सरकार से मांग करते हैं इस चीज़ की तो क्या कोई सुनवाई नहीं होती है? नहीं, हम लोगों को सिर्फ अनुशासन मिलता है। जब भी हमारा कोई बात होती है अनुशासन मिलता है। अनुशासन ही कि हमको मिलकर हमको वापस भेज दिया जाता है, और आज भी अनुशासन ही मिल रहा है। बैठे हैं 3 दिन से। आपका कहना है कि जब भी आप लोग अपनी मांगे उठाते हैं तो लोग आते हैं और बस आपको आश्वासन दे के चले जाते हैं कि होगा होगा, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। अभी फिर मिला है हमको 2 दिन का आश्वासन मिला है कि जो कि हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी अभी परसों के दिन जीविका कंपनी का घेराव किया था। 1000 से 1500 कर्मचारी हमारे आए हुए थे। शासन प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन मिला, फिर मिला है। उसके बाद 2 दिन के लिए बोला गया है, और 2 दिन के लिए हम लोग फिर वहाँ से हटा दिया गया जीविका कंपनी के गेट से कि आप लोग इको गार्डन में बैठिए, 2 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। समस्या समाधान नहीं होता है तो हमारे ज़िले से कर्मचारी बराबर फ़ोन कर रहे हैं और फिर एक बड़ा आंदोलन के लिए आ रहे हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि आप लोग पहले कहीं और धरना दे रहे थे, कहाँ पे धरना दे रहे थे? हम लोगों ने 20 तारीख को जीवीके कंपनी का घेराव करने के लिए सारे उत्तर प्रदेश से जितने बर्खास्त कर्मचारी थे सारे, वहाँ लगभग 5-6 हज़ार से ऊपर भीड़ थी। लेकिन हमने बिल्कुल एकदम सारे नियम फॉलो करते हुए वहाँ शांतिपूर्ण तरीके धरना दिया। उसके बाद बीच में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी आए, उन लोगों ने आश्वासन दिया, बोले ठीक है आप लोग अभी यहाँ से ये भीड़ कम करिए, और आपकी जो वार्ता है वो मैं प्रशासन स्तर तक ऊपर तक आपकी बात पहुँचाऊँगा और आपकी वार्ता मैं बीच में करवाऊँगा। तो उनके द्वारा फिर जब हमने सारे लड़कों को वहाँ से वापस कर दिया तो उसके बाद हम लोगों को वहाँ क्रिमिक अनशन के लिए हमने कहा हम कैसा है, हम लोग क्रिमिक अनशन यहाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक आपकी वार्ता नहीं हो रही तब तक आप यहाँ जीवीके कंपनी के सामने अनशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने 2 दिन तक वहाँ अनशन किया है। अनशन करने के बाद हमारी कल वहाँ कुछ सरकार के अधिकारियों से उच्च लेवल पर वार्ता हुई, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपका जो मैटर है वो 2-3 दिन के अंदर हल हो जाएगा, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुँचा दी जाएगी। लेकिन अब उसके बाद आज
बोला गया, बोले ऐसा है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते हैं, आप इको गार्डन जाइएगा। हाँ, अब ये चाहे उनके कंपनी के ऊपर से दबाव गया हो या किसी तरीके से वहाँ मतलब हम लोगों को कुल मिला के हटा दिया, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जितना हमको परमिशन मिला था उसी हिसाब से हम लोग वहाँ धरना कर रहे थे। तो आप लोग अभी 2 दिन पहले से आपने धरना स्टार्ट की है या फिर इससे पहले भी आप धरना कर चुके हैं? नहीं मैम, हम लोग पहले भी आंदोलन किया था और हम लोगों की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। हम लोग नहीं कहते कि आप हमको सरकारी कीजिए, नहीं कहते आप हमको संविधान कीजिए, हम लोग ठेका प्रथा पे हैं, हम रहेंगे, ठीक है, स्वीकारते हैं। लेकिन इस कोरोना जैसे महामारी में जहाँ राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने ड्यूटी किया है, लाशों को जलाने के लिए टोकन दिया जाता था और 2-2, 3-3 दिन लाशों को जलाने के लिए समय दिया जाता था, फिर भी हम लोग डटे रहे, एक कदम पीछे नहीं रहे और सरकार के नियम के साथ में पालन करते हुए कदम से कदम हमने साथ चीज़ चले। और आज समस्या ये उत्पन्न हो गई, हमारे 9000 कर्मचारियों को सरकार के द्वारा, कंपनी का कहना कि सरकार के द्वारा आप लोगों को निकाला गया। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर खनबत निवेदन करूंगा कि हम लोगों को बहाली की जाए, जो भी हम लोगों की समस्याएं लिखित में हुई थी उस समस्याओं से निपटारा किया जाए। तो 9000 कर्मचारियों को निकाला गया था, सिर्फ यही मांगे हैं या और कुछ भी मांगे, आप बताइए। अभी वर्तमान अभी मांगे, अभी हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि जो 9000 कर्मचारियों का अवैध तरीके से टर्मिनेशन हुआ है उनका बहाली हो, और जो शोषण ये कंपनी कर रही है, एक भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा होती है, ये कंपनी उसको लांघ गई है। ऑलरेडी थर्ड पार्टी ऑडिट के द्वारा 250 करोड़ की रिकवरी का आदेश इस कंपनी पे है। ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप इस कंपनी पे सिद्ध हैं। मतलब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि इनके ऊपर उंगली ना उठे। ये करप्ट है, इतनी करप्ट कंपनी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसके बावजूद इतनी इमरजेंसी, इतनी महत्वपूर्ण सेवा को इतनी भ्रष्ट कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही सोचने का विषय है। जैसा कि आपने बताया कि 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया अवैध तरीके से, तो क्यों निकाला गया, रीज़न क्या बताया गया? रीज़न ये था कि जुलाई में ये एलएस एम्बुलेंस होती है हमारे इस बेड़े में, उसका टेंडर जेडएचएल कंपनी को दिया गया, और उसके जो पुराने कर्मचारी थे वो नई कंपनी उनको मर्ज नहीं कर रही थी, नहीं हायर करके न्यू हायरिंग कर रही थी, नए कर्मचारियों को भर्ती कर रही थी। तो हम लोगों का ये कहना था कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको रखा जाए, और हम लोग सिर्फ धरना पे थे, और जो शोषण है हम लोगों के ऊपर उसको बंद किया जाए, वेतन वृद्धि की जाए। यही कुछ प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग जुलाई 2021 को प्रदेश व्यापी आंदोलन और धरना हम लोग किए। उसके बाद 16 दिन का इको गार्डन में भी धरना चला, और सरकार के द्वारा और कंपनी के द्वारा, श्रम मंत्री के द्वारा भी ये आश्वस्त किया गया कि आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग अपने धरने को समाप्त कीजिए। हम लोग जैसे ही धरना समाप्त किए, उसके बाद 15 दिन के अंदर ही हमारे 9000 कर्मचारियों का टर्मिनेशन लेटर घर पहुंच गया, उन लोगों को सेवा से बाहर कर दिया गया। तो मतलब कि आपने जो धरना दी उसका कुछ निष्कर्ष निकला ही नहीं? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम फिर बराबर अभी 20 तारीख से आए हुए हैं, जो 5 महीने इधर से उधर विधायक, सांसद, मंत्री, शासन प्रशासन सबसे दौड़ते रहे, मिलते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक, सांसद द्वारा लेटर भी भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे ज़िले से करीबन 10 से 15 हज़ार लेटर पोस्ट भेजे गए मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग इसलिए फिर अब 20 तारीख से आके हम लोग बैठ गए हैं। अब आगे हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम सोच रहे हैं कि जब तक हमारा ठंडी आराम से जो सुलझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब कर्मचारी के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, हताश हो चुका है। जो कर्मचारी घर से आ रहा है तो गांव पड़ोसी से कर्जा लेके आ रहा है, 1000-2000 लेके, कि यही सोच के आता है कि जा रहा हूं, आज 2 दिन के अंदर हमारा समझौता हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब हताश होकर कर्जा हो जाएगा लोगों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, और जब नौकरी नहीं मिलेगी तो यहाँ कुछ ना कुछ कहीं कोई घटना घटित हो जाती है, तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। क्योंकि शासन प्रशासन के ही हम संघर्ष से, सहयोग से ही हम लोगों ने पिछला धरना ख़त्म किया था, और अभी तक 4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि भैया ने बोला अभी कि सुनवाई नहीं हुई है, पहले भी धरना दे चुके हैं, और अगर अभी आप जो ये धरना दे रहे हैं इसका कोई समाधान नहीं निकला, निष्कर्ष नहीं निकला, सरकार ने कुछ आपको जवाबदेही नहीं दी, तो क्या है, आप अपना धरना यहीं पे मतलब आगे इसको बढ़ाएंगे या फिर रुक जाएंगे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इससे पहले भी हम आए,
23 जुलाई 2021 को हम आए अपनी वेतन वृद्धि के लिए और प्रधानमंत्री ने एक हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी से बात की थी और बात करके ये कहा कि आप तो देवदूत हैं, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। आपकी माँ क्या इस पे मतलब बात करती है, तो वो कर्मचारी कहता है कि मेरी माँ ये कहती है कि बेटा ये कोरोना काल है, आपकी जान को खतरा है, आप ड्यूटी मत जाइएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी जान जोखिम में डाल के हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमें सुकून मिलता है और मुझे अच्छा लगता है और उसका मुझे पैसा भी मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इतनी तारीफ की कि आप देवदूत हैं, आपने बड़ा पुण्य का काम किया है, आप ऐसे ही काम करते रहें और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। आज वही कर्मचारी जब मरा, जब उस संक्रमित जब वही कर्मचारी की मौत हुई संक्रमित होके, तो प्रधानमंत्री का एक भी न तो मैसेज आया न कोई संभावना आई। एक शिखर धवन एक प्लेयर है, उसके हाथ में चोट आ गई थी मैच के दौरान, तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं और हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते करते 9 हमारे कर्मचारी खत्म हो जाते हैं, उनकी कोई सुध नहीं। और जब बात करते हैं तो बड़ा तारीफ करते हैं कि इतनी तारीफ करते हैं कि आप बहुत पुण्य का काम करते हैं। सच्चाई ये है, जब उनको ये बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मचारी का कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो सरकार उसे 50 लाख रुपए देगी, ताकि उसकी जो परिवार है, घर है, क्योंकि एक कर्मचारी के पीछे 5-6 लोग होते ही हैं, उसके माँ हैं, बाप हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं। अब हमें ही देख लीजिए, हमारे माँ बाप बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं, हमारे दोस्तों ने ये कहा कि भैया धरना है, देने चलना है, और हमारी खुद जो हमने ड्यूटी की उसके 3 महीने की तो तनख्वाह ही नहीं दी गई और हमें निकाल भी दिया गया। जब हमने अपनी मांगे लेके आए कि साहब जो हमारे साथी ख़त्म हुए हैं उनको जो 50,000 तुमने अनाउंसमेंट किया था वो दीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं कि वो हम देखेंगे, आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम फिर दोबारा आए, हम आते गए, ये मुझे निकालते गए। कई जो नेता बन रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, इनको पहले से हटाओ। तो हमारे संगठन के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको निकाल दिया गया और उनके सारे जो कमेंट करते थे, उनका सहयोग करते थे, उनको भी निकाल दिया। आज 9,000 कर्मचारी बेरोजगार बैठे हैं। इतनी भयंकर बेरोजगारी में 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस ज़माने में इस समय है। अब बताओ हम कैसे जिएं, कैसे पालें? हमारा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज हम कैसे करें? अपने बच्चों की फीस हम कहाँ से भरें? आज इतनी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, जो आज हमें फिर दोबारा आना पड़ा कि साहब हमारी हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बड़ा मीडिया का नाम है चौथा स्तंभ, और एक बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं, बोलते हैं कि वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले और ये छोटे न्यूज़ चैनल वाले हैं। जो यहाँ पर धरना स्थल पे, ये सब पीड़ित आदमी हैं, ये सब दुखी आत्माएं हैं, ये अपनी मांगों को लेके आए हैं, किसी न किसी वजह से सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। लेकिन आज कोई भी बड़ी प्रतिष्ठित मीडिया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, और जो इन्हें छोटी मीडिया बताते हैं आप जैसे लोगों को, मैं आपको सबसे बड़ा और मजबूत स्तंभ बता रहा हूँ। आप ही वो सच्चे पत्रकार हैं जो एक लाइन में सबसे पिछले खड़े मजबूर, गरीब, परेशानी की व्यक्ति की आप आवाज़ उठा के वहाँ तक पहुँचाते हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी करता हूँ।